अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ उसरार अहमद कसाना। ईद की आमद-आमद है और उसका भी हमने ज़रा देखना है कि ईद कैसे मनाई जाएगी और किस तरीके से मनाई जाएगी, उसका भी ज़रा तजिया करेंगे। बाकी चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स काफ़ी तेज़ हो गई हैं और उसका भी ज़रा तजिया करेंगे। शहबाज़ शरीफ साहब का भी जो दौरा है, वो भी मुकम्मल हो चुका हुआ है। वो भी देखते हैं कि उसमें से क्या हमें मिला, क्या खोया और लेकिन सबसे पहले हस्बे रमज़ान एक हदीस आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनन अबी माजा की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला नरमी करने वाला है, नरमी को पसंद करता है और नरमी पर वो कुछ अता फरमाता है, जो सख्ती पर अता नहीं फरमाता। तो इसलिए नरमी कीजिए हर एक के साथ और जितना भी आपका अखलाक जो है वो हमारे अच्छे होंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेहतरी होगी। तो जिन-जिन लोगों ने ये हदीस सुनी है, उनसे गुज़ारिश होगी कि वो ज़रूर एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें और हमारे लिए तोशे आखिरत बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये है जी हदीस और अच्छा आज ये एक बड़ा ज़बरदस्त नॉर्थ अमेरिका में एक फिनोमेना हुआ सोलर एक्लिप्स का। उसकी मैं एक तो आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, ज़रा देखें। क्या ही खूबसूरत मंज़र है और क्या ही अल्लाह की शान है कि जब आप देखते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि अल्लाह ताला के क्या-क्या निज़ाम हैं और किस तरीके से उसने ये कायनात बनाई हुई है और जिसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, जिसमें हमें देखना चाहिए कि मामलात जो हैं वो हमारे किधर जा रहे हैं, हम क्यों इतने पीछे रह गए हैं। और ये देखें कायनात के कितने रंग हैं। अल्लाह ताला ने कहा ना कि सिबगतुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहू आबिदून, कि अल्लाह ताला के रंग जो हैं और सबसे अच्छा रंग जो है वो अल्लाह ही का रंग है। तो ये ज़रा देखें और आज मैंने देखा तो बहुत सारे लोग जो थे वो इसमें इन्वॉल्व थे और ख़ास तौर पे नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पे बड़ा क्लियर कट आज नज़र आ रहा था और बहुत ही खूबसूरत समा था और ख़ास तौर पे जो मुसलमान हैं उन्होंने सलातुल कुसूफ जो है, वो बड़े इंहमाक से पढ़ी और दुआएँ माँगी। तो अल्लाह ताला कबूल करे और ये रंग जो हैं अल्लाह के, वो हमें भी उसमें थोड़ा-सा अता करे। तो दुआ में याद रखें और अब आते हैं जी हमारे मेहमान गिरामी जनाब डॉक्टर फ़रीद मलिक साहब। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी वालेकुम। वैसे तो ख़ैर आप साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर भी वालेकुम हैं। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। तो मैं ये अस्सलाम। चाह रहा था कि सोलर एक्लिप्स आज डॉक्टर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे था और बड़ा ही जी मज़ा आया। अल्लाह ताला जी की शान देखें कि क्या-क्या चीज़ें उसने जी हमारे सामने दिखाई हैं और आप लोग तो शायद वहाँ पे नहीं उस तरह देख सके होंगे, लेकिन जी यहाँ पे कंप्लीट सोलर एक्लिप्स था जी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। जी। अच्छा, मैं थोड़ा एक तो डॉक्टर थोड़ा साहब मुझे ये मेंशन कर दूं, जी प्लीज़, इसके हवाले जी, से जी, थोड़ा प्लीज़, मेंशन प्लीज़, कर दूं कि गो अहेड प्लीज़। पाकिस्तान वाज द इसीलिए फर्स्ट कंट्री टू गो इनटू स्पेस इन एशिया। सबसे वाह! पहले एशिया में स्पेस में पाकिस्तान गया था। हमने रैबर वन रॉकेट छोड़ा था 60s में। और क्या दूसरी अच्छी बात है! खबर ये है कि अब सुपार्को ने दोबारा अनाउंस किया कि 2025 में हम चांद पे भी लैंड करेंगे। तो मेरा मतलब अच्छा, देर आया दुरुस्त आया माशाअल्लाह। था जी। 2025 का उन्होंने वादा किया है। अब देखें उस पे पूरा उतरते हैं या नहीं। करेक्ट, तो मेरा मतलब है कि कोशिश हम पाकिस्तान में करते रहते हैं, कामयाब भी होते हैं। और अगर रुकावटें उनको बबूर कर लें, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ एनमीज विद इन, हमारे अंदर जो जो एब्सोल्यूट, कूदते हैं, एब्सोल्यूटली। नेगेटिव फोर्सेस, अगर उनसे हम डील करना सीख लें तो इस कौम में बड़ा पोटेंशियल है जिसका वेल डन पारा हमें। स्पार्को, गो स्पार्को गो, वी आर विद यू। वेरी हम आपके साथ थैंक हैं यू। और हम आपके बिल्कुल ठीक। साथ हैं। अल्लाह ताला कामयाब करे और अल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम जो है उसी तरह रोशन करे जिस तरह किसी ज़माने में हुआ करता था। अच्छा जी डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह। थोड़ा-सा अब आ जाते हैं जी ज़रा सिनेरियो जो आजकल चल रहा है इसमें। एक तो मुझे ये बताएँ डॉक्टर साहब, आप भी ईद मना रहे हैं इंशाअल्लाह, हम भी मनाएँगे, लेकिन वो ईद क्या होगी जो कप्तान के बगैर ईद होगी? कैसी ईद होगी जी आप? देखें जी, आपकी बात सही है। ये इट्स अ सैड इवेंट फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट। हुँ, मगर इस वक्त जो स्ट्रगल है कप्तान का और पीटीआई का और लोगों का, वो एक बड़े डिसाइसिव फेज और डिसाइसिव मोड में है। और कौम की तारीख में इस किस्म के लम्हात आते हैं। और मेरा ख्याल है हम इसको टाइड ओवर कर लेंगे, क्योंकि एक बड़ा तो फाइनल डेलिकेट ओवर चल बैलेंस रहा है। है? जी लग यही रहा है जी कि अगर फाइनल ओवर चल रहा है या आखिरी 10 ओवर चल रहे हैं, क्योंकि मैच का पासा जो है वो आखिरी 10 ओवर में पलटा कर खाता है। तो मेरा ख्याल है कि अब कुछ फाइनल ओवर भी चल रहे हैं और इस वक्त कुछ सूरत निकलती हुई, शायद कुछ सूरत में से निकल आए, क्योंकि इतनी रिजिड पोजीशंस के साथ आगे जाना
जो है वो मुश्किल है, तो और उसमें डॉक्टर मुल्क साहब का इसमें नुकसान कौन का नुकसान हो सकता इसमें जो सूरत हाल है, इसमें अब क्या ये मुमकिन है कि पीटीआई जो है, अवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो अपने कप्तान के साथ जाके वहाँ पे अडियाला के बाहर कम से कम एक सॉलिडारिटी शो करते हुए उनके साथ ईद मनाने की कोशिश करें, ताकि उनको पता चले कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ अवाम खड़ी भी है। और वहाँ पे जाके कम से कम एक इतना सेंस देना कि जी लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं जी, वो तो नहीं, मेरा मतलब वो तो 8 फरवरी के बाद, तो वो तो बात यहाँ है, उसमें तो कोई छुपी ढकी चीज ही नहीं है। और लोगों को इकट्ठा करना, वो तो मुस्लिम लीग वाले भी वो बिरयानी पे तो लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, वो इशू नहीं है। देखे ना, वो दैट इज नॉट एन इशू। वो पीटीआई के साथ या इमरान खान साहब के साथ तो कभी इशू ही नहीं था। वो तो लोग अपनी खुशी से, अपनी मोहब्बत से आते हैं। अगर आज वो कॉल दे दें तो हजारों लोग पहुंच जाएंगे। वो तो कोई चीज ही नहीं है, और अपने खुद जाएंगे, अपने रिसोर्सेज से जाएंगे। ठीक। तो वो चीज नहीं है। कप्तान ने तो 8 फरवरी को ये साबित कर दिया है कि सारी कौम उनके साथ है। तो वो, उनको ये शो ऑफ स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है। ये तो पीएमएलएन वाले एलडीए के वर्कर्स को और पटवारियों को और उनको लेके, और वो उसके कीमे के नान और बिरयानी की लोर दे के वो शो ऑफ स्ट्रेंथ करते हैं। ये खान साहब को ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। अगर हो तो अच्छा है, मतलब सॉलिडारिटी को हर्ज नहीं है। हाँ मगर हाँ। मेरा मतलब कहने ठीक का ये है कि पीटीआई हैज नथिंग टू प्रूव। They have proven ठीक। their देव strength, देव ऑलरेडी, their हाँ। mandate ठीक on 8th of February। देखे ना, वो तो साबित कर चुके हैं, वो तो बियॉन्ड डाउट है। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमने देखा पिछले दिनों में, आपने भी उसको फॉलो किया होगा, एक लेटर लिखा गया था इस्लामाबाद के 6 जजेस की तरफ से। और उसके बाद फिर हमने देखा कि रेशम ने भी लिखने शुरू कर दिए खत, तो उसमें पाउडर वगैरह भी डाल दिया उसने, और मुख्तलिफ चीजें डाल के उसने कुछ और प्रूव करना चाहा। तो वो थोड़ा सा उसको साइडलाइन करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसी की एक कंटिन्यूटी में हम देख रहे हैं कि वन ऑफ द दोज जजेस जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उनके खिलाफ एक जुडिशल काउंसिल में एक कंप्लेंट दर्ज कर दी गई है, एक साबिक कोई बार काउंसिल के वो जो कोई अहदेदार है उनकी तरफ से, कि जी ये पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ काम कर रही हैं जज साहब, और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। अब ये बताएंगे ये क्या ब्लैकमेल है, ये क्या है, टैक्टिक्स हैं, क्या चाहते क्या हैं जिसमें? ये जी एक्ट ऑफ डेस्परेशन है। मैं जो देख रहा हूं वो एक एक्ट ऑफ डेस्परेशन है। मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि इस वक्त रिमूवल ऑफ इस्लामाबाद चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं हो रहा। उसके बारे में एक मुहिम चलनी चाहिए, पाकिस्तान वाइड, क्योंकि वो इस वक्त सबसे जो रुकावट है इन द जुडिशल प्रोसेस, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं। और बियॉन्ड आयोटा ऑफ डाउट उनका रिमूवल जो है वो इस वक्त होना चाहिए। अगर हमने वाकई इस मुल्क में इंसाफ लेके आना है, तो उनका जो है रिमूवल बहुत जरूरी है। वो आपको बाकी ये तो कॉम्प्लिसिट लगते हैं इस पूरे केस में जी? वो जी हर चीज में, मेरा मतलब अगर उनको 2 साल से जजेस कह रहे हैं, वो चीफ जस्टिस हैं, वो रहनुमा है इस अदालत। चीफ जस्टिस का रोल क्या है? देखे ना, चीफ जस्टिस का ये काम है कि कि वो वो अपने रिप्रेजेंट जजेस करे को अपने संभाले, अदारे को, अपने अदारे को प्रोटेक्ट लेके करे। चले, उसकी सैंक्टिटी, उसके ये उनका उनका काम था। ये इज बैडली फेल्ड। और दूसरा, बार बार वो केसेस जो हैं वो खुद खुद सुनते जा रहे हैं। पीटीआई रिलेटेड केसेस, इमरान खान रिलेटेड केसेस, वो हट ही नहीं रहे उसके अंदर से, और खाम का डिले करते जा रहे हैं, खाम का इश्यूज क्रिएट कर। कल भी उन्होंने खिलाफ दिया फैसला इसी हवाले से, जी हाँ। फिर कल के जो वो खुद इलेक्शन हो सुनते रहे जा रहे हैं, छोड़ते भी नहीं पीछा। मेरा मतलब एक इट इज सो अया है, हर चीज जो है वो कितनी अया है कि मैं इनके असल तो मुहिम इनके खिलाफ चलनी चाहिए। और मैं हैरान हूं ये क्यों नहीं चल रही। ठीक। इनका सीन में रहना जो है, ये जमहूरियत के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत लीथल है, और ही हैज टू बी डेल्ट विद। हैं। ठीक। तो तो ये जब तक पीटीआई ये से आप होंगे मुतालबा तो करेंगे कि पीटीआई जो है वो अपनी एक कैंपेन इनके खिलाफ, इनकी रिमूवल के लिए चलाए बिल्कुल, और इनको एग्रेसिवली बिल्कुल, टेक ऑन करे? बिल्कुल, बिल्कुल फौरन। पहले तो चीज ये है कि रिक्यूजल इनका हो, कोई पीटीआई केस ये ना सुने। बार काउंसिल्स के थ्रू आनी चाहिए ये बात, और पीटीआई की तरफ से भी आनी चाहिए। फौरन इनका रिक्यूजल हो, और फिर बाद में रिमूवल हो इनका। सी इनका रहना अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के। ये पीटीआई की तरफ से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही मुख्तलिफ जगहों पे, ये नहीं कि सिर्फ इस केस में, मुख्तलिफ जगहों पे मैं देख जी। रहा हूँ कि ओवरऑल जो उनका सिनेरियो लग रहा है वो बड़ा लेकडेसिकल किस्म का, बड़ा ही ल्यूकवार्म किस्म का है। कोई उनमें एग्रेसिव नहीं, कोई बंदा नजर आ रहा जो कि इन चीजों को टेक ऑन करे और उनको एग्रेसिवली परसू करे। क्या वजह है? ये पीटीआई खौफजदा है? क्या मसाइल क्या इनके अंदर से चल रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है खौफजदा नहीं है। असल में इस वक्त जो पीटीआई का मेन जो फोकस है वो लीगल बैटल्स पे ज्यादा है। और जब लीगल बैटल पे फोकस है तो जाहिर बात है, फिर जो लीगल फ्रेटर्निटी है उनका उनका उन, उनकी से ज्यादा है इस वक्त पीटीआई की मैटर में।
जो मूवमेंट चलाते हैं वो सियासी लोग चलाते हैं, पॉलिटिकल लोग चलाते हैं। और जो लॉयर्स मूवमेंट भी जो चली थी वो एतजाज एहसन साहब ने चलाई थी, ही वॉज द लीडर ऑफ द लॉयर्स मूवमेंट। वो गो वकील थे, मगर उनको पुल उन्होंने किया था, सी लीड वो करते थे, सी आइडियाज उनके थे। तो ये पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो ही मूवमेंट लीड करते हैं। इस वक्त अभी तक जो है वो लीगल जो टीम है उसका इस डोमिनेंट रोल है पीटीआई के अंदर, वो इलेक्ट हुए हैं, उन्हीं को स्टेट हाथ भी नहीं डालती, उनसे डरती भी है। सी बाकियों को वो स्टेट भी क्रश करती है, डराती भी, इंटिमिडेट भी करती है। तो ये दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अभी तक वो जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं पीटीआई की, उनकी रीग्रुपिंग होना और उनका बाहर निकलना, कहीं तो अंडरग्राउंड, अभी तक अंडरग्राउंड है, लोग वो आ नहीं सकते। उनको अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, वो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। हाँ। तो इस वक्त पीटीआई उस लिहाज से तो इसमें कॉर्नर्ड है और हम्म, डिसरे तो में है डॉक्टर साहब ये जो, पॉलिटिकल पार्ट। हाँ, ठीक, ठीक है। अच्छा, ये जो केस हुआ, टेकअप किया चीफ जस्टिस साहब ने, काजी फायद ईसा साहब ने, और वो भी फिर जाहिर है कि जो जस्टिस जिलानी साहब थे, उन्होंने उनकी रिक्यूजल के बाद, बल्कि रिफ्यूजल के बाद, तो उसमें आपको कुछ लगता है कि उन्होंने एक पूरे महीने की डेट दे दी और उसके बाद भी कुछ उसमें से निकलेगा, या काजी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है या उनकी टोन एंड टेनर है, उसमें क्या आप समझते हैं कि कुछ चीज आपको बरामद होती हुई नजर आ रही है, वो इन चीजों को हल करेंगे? जिस तरह के एजेंसीज का रोल बढ़ रहा है पूरे के पूरे केस में, आप देख रहे हैं उन्होंने जी। 7-8 दफा आईएसए के नाम लिया है इस लेटर में, तो क्या वो इनको फिक्स कर सकती हैं? देखें जी, इशू ये है कि वो जिस तरह वो अंग्रेजी का प्रवर्ब है, द काउट कैट इज आउट ऑफ द बैग। अब जो बिल्ली है वो थैले से निकल चुकी है। अब उस बिल्ली का दोबारा थैले में जाना बहुत मुश्किल है। अब वो बिल्ली अपने मकाम पे जाएगी, जो बैरक्स है। से इसमें कोई किसी को कोई कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। ये जो 5 जुलाई 77 से जो एक प्रोसेस चला हुआ है, सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल और डिफाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑन गोइंग है, ये चलता आ रहा है। देखिए ना, अदालतें भी ढेर हो जाती थी, अदालतों ने भी डिक्टेटर्स को कहा जी ठीक है, गवर्नमेंट लीगलाइज कर दी। ये जो 77 से अब तक का ये जो प्रोसेस चल रहा है, अब इसका आगे कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। अब जो बिल्ली है लेकिन वो तो वो कहते हैं कि दोबारा। हमारा, हम तो बिल्कुल पॉलिटिक्स में बिल्कुल काम नहीं करते। आपको जनरल बाजवा साहब की स्टेटमेंट याद होगी, उससे पहले जनरल कियानी साहब ने कहा कि जो पॉलिटिकल विंग है उसको बंद कर दिया गया है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो अभी तक पॉलिटिक्स में हैं और वापस जाएं बैरक्स में? देखें जी, वो मेरा मतलब हमने अपनी, हम तो पहली जनरेशन है पाकिस्तान की, वो तो छावनियों में रहते थे। पहले तो हाँ, छावनी से बाहर कोई निकलता ही नहीं था, ना हम जाते थे ना वो निकलते थे। सी मेरा मतलब कहने का है कि इसका मतलब ये है कि छावनी में वापसी। अच्छा, अब कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि खासतौर पे लाहौर का छावनी और शहर बहुत वेल डिफाइंड था, कोई ओवरलैप नहीं था हाँ, बिल्कुल। पिंडी जो है वो तो क्योंकि गैरिजन सिटी थी, पिंडी तो था ही छावनी थी, इट वाज अ हाँ, बिग छावनी, जीएचक्यू था वहाँ, नॉर्दर्न कमांड था उसका, ब्रिटिश आर्मी का। तो पिंडी में तो एज सच वो डेप्थ नहीं थी शहर की जो लाहौर की थी, और हमेशा से थी। अच्छा, अब वो ये हुआ है कि वो जो मियां मीर के जो एक पुल था जो डिवाइड करता था दो पुल जो था। दुनियाओं को, वो अब क्रॉस हो गई है। अब वो दुनिया जो है वो छावनी छावनी नहीं रहा और शहर शहर नहीं रहा। तो अब मेरा ख्याल है कि जो लाहौर का भी जो कंटोनमेंट है और इसमें और भी जो कंटोनमेंट्स हैं, इनको भी हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा, ताकि ये एक सेपरेशन हो। और जो जो उन जिस तरह वो पहले रहते थे, जिस तरह पहले वो ऑपरेट करते थे, शहर से दूर, सिविलियन पॉपुलेशन से दूर, कमर्शलाइजेशन से दूर, दुकानों से दूर, शादी घरों से दूर, सी ये सारी जो चीजें हैं, ये अब आपने उसको पुश करनी है। अब लाहौर कंटोनमेंट हार्डली कंटोनमेट, सी यहाँ तो इट्स अगर नॉट, फौज जी। इट्स नॉट, नॉट एट हाँ ऑल बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ तो अगर बैरक से फौज को निकलने में तो यहाँ ट्रैफिक जैम हो जाते हैं लाहौर के टोर्नामेंट पे, विच इज अनहर्ड ऑफ, ठीक है ना। अब तो, हाँ, हाँ, ये तो अब तो ये कंटोनमेंट कंटोनमेंट रहा ही नहीं। इसी तरह पिंडी का जो सदर कहते हैं, जो कंटोनमेंट बोर्ड का हाँ, जो है एरिया, वो अब तो पूरा शहर है, देखो ना। वो तो अब वो कंटोनमेंट का हाँ, कैरेक्टर बिल्कुल ही बिल्कुल। नहीं। तो या वो तो नहीं है, आप बिल्कुल नहीं। कंटोनमेंट खत्म कर दें, जिस तरह इंडिया में उन्होंने किया, कंटोनमेंट खत्म कर दिए हैं। उन्होंने तो और सब उन्होंने खत्म कर दिया, हाँ। बिल्कुल, उन्होंने सारे कंटोनमेंट बोर्ड वगैरह सब खत्म कर दिए हैं। और इन्होंने, जिस तरह अमेरिका में होता है कि इनके कैंप्स होते हैं, सी जहाँ फौज हाँ, जो है वो बिल्कुल। कैंप में रहती है, पेनल्टन कैंप है, इस तरह वेरियस कैंप्स होते हैं, एयरफोर्स हाँ, बेसिस होती हैं। बस उसी के अंदर वो कन्फाइंड जो सर्विंग लोग हैं, वो उसी के अंदर ऑपरेट करते हैं, उसी के अंदर रहते हैं। ये नहीं है कि वो कमर्शियल एक्टिविटीज, शादी घर, बिल्कुल पेट्रोल सही। पंप, ठीक, सी होटल, ठीक। सीएसडी,
मीट शॉप्स, एनएलसी, ये सारी जो चीजें हैं, ये तो देखें ना, ये ये सिविलियन होगा में। कैसे? ये जो मामला है, ये इजियर सेड देन डन वाली बात है, क्योंकि एक मुझे बताएं कि जिस तरह अभी हमने देखा इमरान खान साहब ने 2-3 दिन पहले सहाफियों से गुफ्तगू की, और उसमें बड़ी उन्होंने खरी खरी बातें की, और उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में सीधी बात की, और उन्होंने कहा जी कि ये मामला हैं। और एक बात उन्होंने ये भी की कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं जन बाजवा के साथ अगर बात करने के लिए तैयार था और मिलता रहा, तो मैं किसी और के साथ भी मिल सकता हूँ। तो क्या ये वक्त नहीं आ गया कि आप दोनों जो स्टेक होल्डर्स हैं बड़े, वो मिल के बैठ के ये सारी चीजें तय करें, और जो पूरे जो TORs हैं वो तय करें विड्रॉल के और सारी चीजों के? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये और ये सही तरीका यही है कि जो एक जुलाई 77 से जो एक डिटूर हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे डेमोक्रेटिक जर्नी में, उसको हमने करेक्ट करना है। देयर हैज टू बी कोर्स करेक्शन। उस पे नेगोशिएशन हो सकती है कि उसका रोड मैप क्या होगा, क्योंकि जाहिर बात है, जिस तरह आपने कहा कि इजियर सेड देन डन, क्योंकि अब इतने वो ओवरलैप्स हो गए हैं और इतने वो इंटरट्वाइंड हो गई हैं चीजें कि उनको एंट्रेंच्ड हो वापस गए। जाने, हाँ जी, एंट्रेंच्ड हो गए, और उनको वापस बैरिक्स में जाने में, रीडिफाइन करने में एक फ्रेमवर्क चाहिए। मगर इन प्रिंसिपल इस पे एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर वो भी कह रहे हैं जी हम सियासत में नहीं है, तो ठीक है, हम उनकी बात मान लेते हैं। मगर आप उनकी जो शक्ल है, जो शेप है, जो इन्वॉल्वमेंट है, उनको भी हमने रिड्यूस करना है और एक फ्रेमवर्क डेवलप करना है। एक निगोशिएटेड फ्रेमवर्क हो, एक रोड मैप हो, उस पर बात होनी चाहिए कि किस तरह वापस अपने अपने डोमेन में जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी तो इंपॉर्टेंट। क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन है जो आप समझ रहे हैं कि होना चाहिए, जिसमें पॉलिटिशियंस भी आ जाएं, एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाए, बाकी लोग भी स्टेक होल्डर्स जो हैं आ जाएं, और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन जिस तरह साउथ अफ्रीका में और बाकी कंट्रीज में हुआ हुआ है, तो उस तरह का सिलसिला कुछ हो सकता है? जी, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन भी एक कमीशन भी एक अप्रोच है। मगर यहाँ तो उस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। यहाँ सजा सजा देने का वक्त नहीं है। देखे ना, उधर तो उन्होंने एक ऑप्शन दी थी कि जी आप आए, सच बोले, माफी मांगे, तो आपको माफ कर देंगे, सजा नहीं मिलेगी। अगर आप अपने क्राइम्स को डिफेंड करेंगे तो फिर आपके खिलाफ केस चले। फिर सी, ठीक। जिन लोगों ने, जो हुक्मरान थे, जो उसमें फौज इन्वॉल्व नहीं थी, जो हुक्मरान थे, जो अफ्रीकानस थे, जो जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट थे, अपार्थाइड पॉलिसीज थी, हाँ। अपार्थाइड जो रजीम थी, उन्होंने आके जिन्होंने माफी मांगी उनको माफ कर दिया ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। देखो ना, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किया, वरना कॉन्फ्लिक्ट हो जाना था। ठीक। तो हाँ। पॉइंट ये है कि हमारे केस में तो ये बड़ा अयां है चीज कि जिस जो कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज डिफाइन की हुई है, हर चीज 14 अगस्त 1973 में हर चीज डिफाइन हो गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन हम चल पड़े थे। सी, और अंडर दैट कॉन्स्टिट्यूशन 77 में इलेक्शन भी पहला हुआ था। सी, वहां से रिवर्स गियर लग गया। सी, यानी आगे जाने के बजाय वो सारा जो वो पीछे प्रोसेस चले था गए। वो रिवर्स गियर लगा दिया गया। सी, तो हाँ। वो अब हमने कोर्स करेक्शन करनी है कि हम एक आईनी जमहूरियत है, और जो गलती हमने 56 में की थी कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करके, वो हम दोबारा गलती ना करें। अब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट तो नहीं हुआ, शुक्र है, बच गया है, मगर उसको हम डिफेस करने की कोशिश करते हैं, उसको फॉलो डिफेस नहीं करने। करते। जी, और और उसको सुपर उसके उसकी आप देखें ना, एक डॉक्टर साहब उसका जो अभी हमने रिसेंटली देखा, एक इंटरव्यू हुआ, और उसमें हमने एक जेलर की गुफ्तगू सुनी, और उसमें हमने बातें सुनी, और भुट्टो साहब के बारे में उसने बड़ी बातें कही कि जी इनको इस तरह फांसी दी गई, फलां किया गया। तो बेसिकली जो होस्ट थे, उन्होंने एक और प्रोग्राम में भी ये कहा कि हो सकता है कि इमरान खान को भी इस तरह के सिलसिले से गुजारा जा सकता है, उनको भी खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, वो एक फांसी दी जा सकती है। तो क्या हम तो रिकंसिलिएशन की बातें कर रहे हैं, लेकिन उधर से जो मैसेजिंग हो रही है, वो तो इस तरह की बड़ी मैक्सिमलिस्ट किस्म की पोजीशन पे जा रही है। नहीं जी, देखिए वो 79 और 2024 में बहुत फर्क है। देखें, देयर इज अ बिग डिफरेंस। भुट्टो साहब को जब हाथ डाला गया और भुट्टो साहब के खिलाफ एक स्ट्रीट प्रोटेस्ट को 1.5 साल से चल रहा था, और वो उन्होंने अपने जो उनके कॉमरेड्स थे जिनको साथ लेके चले थे, उनको भी उन्होंने डिसोल्यूशन किया हुआ था। सी, और इन द एंड फिर उनकी फैमिली रह गई थी टू डिफेंड हिम, रियली। सी, तो यहाँ 2024 में सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। इतना बड़ा मैंडेट है 8 फरवरी का, इसको डिनाई करना या न्यूट्रलाइज करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये हो नहीं सकता। देखे ना, तो अगर ये कोशिश भी की गई इस किस्म की, खुदा ना खास्ता, तो ये बहुत डेट्रीमेंटल होगा। ठीक। और ये इसका बहुत बहुत बुरे असरात होंगे।
और इससे जो कॉन्फ्रंटेशन होगी पाकिस्तान उसका मुतामिल नहीं हो सकता। सी बहुत सीरियस कॉन्फ्रंटेशन होगी। सी तो मुझे ये लग रहा है, जो मुझे ये फीलिंग हो रही है, क्योंकि हम सुलझाव की तरफ नहीं जा रहे और उलझाव की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे ये फीलिंग होती है, खास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उनकी रिजिडिटी की तरफ से, कि उनको पीछे से कोई प्रेशर है। सी यानी उनको ऊपर से कोई प्रेशर है जिसके अंदर वो ऑपरेट कर रहे हैं। सी सी इमरान खान तो साहब तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ना, आइन की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। वो तो हर सिविलाइज मुल्क में, हर सिविलाइज कौम में वो चीज होती है। ये जो प्रेशर है कि लोगों को डराना, धमकाना, घरों में घुस जाना, कैद कर लेना, सी मार धार करना, ये किस किस्म की, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज इज बीइंग गिवन। सी ये बड़ी स्ट्रेंज जो है हरकतें हैं, बड़ी डेस्परेशन शो करती है। और वो जिस तरह वो कहते हैं ना, जो आखिरी दमों में जो होता है ना, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, हाँ, ये वाला टिमटिमाता आपको ये चिराग सेंस। जो है, टिमटिमाता हाँ, चिराग जो है। ये अच्छा, टिमटिमाता लेकिन आपने चिराग जो है बात की बिल्कुल। है, आप डॉक्टर साहब, ये जो बात आपने की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोगों को गिरफ्तार करना, स्पेशली देखें खवातीन को। आपने आपको पता ही है कि जिस तरह की हमारी खवातीन जो हैं वो कितनी ज्यादा तादाद में इस वक्त भी अंदर हैं। और मैं तो 2-3 दिन पहले जो आलिया हमजा मालिक साहबा हैं, उनकी वालदा से बात कर रहा था। तो वो जी बेचारी, उनकी हालत आपको पता ही है कि एक बूढ़ी माँ क्या किस कर्ब में से गुजर रही होगी। और जो हालत उनकी मैंने देखी, तो मैंने अपील की थी, मैंने आर्मी चीफ साहब से अपील की थी कि खुदा के लिए रमजान का तकद्दुस को सामने रखते हुए इन लोगों को रिहा कर दें। इनका जो ना कोई केस है इनके ऊपर, ना कोई चल रहा है मुकदमा, तो आप इनको रिहा कर दें ताकि ये अपने बच्चों के पास जा सकें। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो हमारी, कम से कम आप बाकी चलें, आज भी मैंने सुना है कि 20 लोगों को उन्होंने रिहा किया है, तो इसी तरह बाकी जो खवातीन हैं उनको भी रिहा करके उनके घरों में भेजें। क्या कर रही हैं? देखिए जी, दो चीजें। पहले तो चीज ये है कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी खवातीन को कभी अरेस्ट नहीं किया गया। ये पहली दफा और इतनी देर 21वीं से? सदी में गालबन ये मेरे ख्याल में इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है, नंबर एक। नंबर दो बात है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में जितने पॉलिटिकल वर्कर्स इस वक्त अंदर हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थे। सी तो ये इतनी तो मेरे ख्याल में एमआरडी की मूवमेंट में भी नहीं थे जब मार्शल लॉ लगा हुआ नहीं था थे, हाँ। मुल्क में। हाँ, हाँ। सी तो ये तो हदें ही पार हो गई हैं, लिमिट्स ही क्रॉस हो गई हैं। सी और ये कोई एक सेन अप्रोच नहीं है। सी और ये हमारी यानी वैल्यूज में कोई, नहीं था कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें, और कोई भी दुनिया की स्टैब्लिशमेंट जो है वो अपनी पब्लिक के सामने नहीं खड़ी हो सकती। और पाकिस्तान को तो एक्सटर्नल थ्रेट्स भी हैं, और कोई दुनिया की फौज जो है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स का बैक वक्त मुकाबला नहीं कर सकती। इट इज इम्पॉसिबल। सी ये समझने वाली बात है। सी कि आप दो थ्रेट्स का बैक वक्त मुकाबला इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सी कोई दुनिया की फौज नहीं कर सकती। सी और हमने वहां ईस्ट पाकिस्तान में भी सरेंडर देखा था, और मैंने इस पे बहुत लिखा है, कश्मीर में भी इंशाल्लाह सरेंडर होगा इंडियन फोर्सेस का, बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में, जिस तरह हम वहां इनका हुआ था वह ढाका में। तो ये कोई फौज जो है वो दो मल्टीपल फ्रंट्स पे नहीं लड़ सकती, कि वो एक्सटर्नल फ्रंट पे भी लड़े और इंटरनल फ्रंट पे भी लड़े। वो इंटरनल, इट्स हाँ। नॉट पॉसिबल। See, और एंड इस पे बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए और बड़ा केयरफुल होना चाहिए। देखे ना, होना चाहिए, आफ्टर ठीक है। ऑल हमने हाँ, मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना किसी भी सूरत में, हमने मुल्क को कायम सही रखना, बात। बड़ी कुर्बानी दी हुई है। देखो ना, बड़ा स्ट्रगल है अच्छा इसको डॉक्टर यहाँ साहब, तक लाना। हाँ, ये जो शबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए हुए थे, आपका क्या ख्याल है कि कुछ सुना है कि $5 बिलियन का उन्होंने कुछ कमिट किया है, लेकिन उसकी डिटेल्स वगैरह कुछ भी नहीं आई हैं, किस प्रोजेक्ट में वो करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई भी और कोई डिटेल नहीं आई। बिल्कुल एक जिस तरह एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होती है वो आई है। तो क्या आप समझते हैं कि कुछ मीनिंगफुल दौरा रहा है उनका? देखें जी, ये तो शोबदाबाजी है, दे आर इरेलीवेंट। इनके कोई कोई बेसिस नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है, एक इरेलीवेंट गवर्नमेंट है। ये कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स मुल्क की बेहतर हो जाए, कुछ महंगाई कंट्रोल हो जाए, वो जो अयूब खान वाला दौर था कि ऊपर ऊपर कुछ हालात हालात अच्छे हो जाएं। सी और कुछ महंगाई कम हो जाए, डॉलर की पैरिटी तो हो इकोनॉमी जाए। को काबू कर लेंगे कि नहीं, इनके काबू नहीं आएगी? देखें जी, इस वक्त जो जो बड़ा क्रिटिकल जो है, वो जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन का, गैस पाइपलाइन का मामला जो है, वो जी, बड़ा क्रिटिकल है इस वक्त। वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। सी वो तो अमेरिका ने अगर पाबंदी लगाई हुई है। जी, बस अब वो एक चैलेंज है। नहीं, पाबंदी ठीक है, पाबंदी अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान पर ही लगाता है ना, अमेरिका पाबंदी हिंदुस्तान पे नहीं लगाता। इंडिया, अमेरिका हाँ, इंडिया पे पाबंदी नहीं लगाता। पाबंदी
इसराइल पे भी नहीं लगाता। देखो ना, इस सारी पाबंदियां पाकिस्तान के लिए रह गई हैं। असल में जो मैं फील करता हूँ आफ्टर 50-60 ईयर्स ऑफ एक्टिविज्म, कि किसी भी सूरत में जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा देखना नहीं चाहते। जब भी हम अपने पैरों पे खड़े होने लगते हैं, या कोई भी लीडर हमें पैरों पे खड़े करने की तरफ जाता है, उसको एलिमिनेट किया रिमूव कर जाता देना। है। लियाकत अली खान से सिलसिला चला है, लियाकत अली खान, उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो, सोहरावर्दी को उससे पहले उनको भी, फिर बेनजीर भुट्टो को, अब इमरान खान को दर पे है कि किसी तरह ये जो कौम है, ये जो मुल्क है पाकिस्तान, ये अपने पैरों पर ना खड़ा हो जाए, सोवरन ना हो जाए, हमारे हाथ से ना निकल जाए। ये जो गैस पाइपलाइन का जो है, इससे एनर्जी हमारा जो है, वो जो सेक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसका ये रिजॉल्व होगा टू अ ग्रेट एक्सटेंट। देखे ना, इस वक्त एनर्जी का बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, और ये रिजॉल्व होगा। और मैं भी क्योंकि इस पे ऑलरेडी काम कर रहा हूं, तो अगर हमने करेक्ट, एनर्जी हाँ। को रिजॉल्व कर लिया तो उससे एकदम बूस्ट होगी, हर चीज को बूस्ट मिलेगी, आपको इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगी, उसकी प्राइसेस सारी नीचे सारी आएंगी, इकॉनमी, हाँ, सारी इकोनॉमी जो है एक स्टार्ट वो होगी। ठीक हो जाएगी। अब देखना ये है कि ये इनके पास नेगोशिएशन क्या है टू टू गेट दिस प्रोजेक्ट ऑन। वो बाज लोगों का ये ख्याल है कि जरदारी साहब जो हैं, वो कुछ इसको कोशिश करेंगे, कि कुछ कुछ ऐसी डील की जाए कि जिसमें अमेरिका को भी कुछ दे दिया जाए और अमेरिका से कुछ ले लिया जाए। जिस तरह जियाउल हक साहब ने जो अपने 10-11 साल गुजारे थे, इस तरह ही गुजारे थे कि उनकी अफगान वॉर में घुस गए बहुत कुछ लोग। और साथ साथ अपना अपना भी फायदा उठाते रहे और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाया। सही। तो लोगों का ये ख्याल है कि ये जरदारी साहब ऐसी गेम को खेल सकते हैं कि दोबारा कोई अमेरिका को प्लीज करने के लिए कुछ बेसिस दे दी जाए, कुछ उनको यहाँ वो उनका तो फुट होल्ड। वो तो सुने दे दिए मैं, वो तो मैंने सुना है दे दिए मैं उन्होंने, वो तो पहले अभी से ही थे। ओपन में नहीं आए, मगर ये इस वक्त ओपन तो गैस खैर है, हाँ। पाइपलाइन का जो है, इस गैस पाइपलाइन का जो है मामला, ये काफी क्रूशल है, और इससे पाकिस्तान का गेम चेंजर हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये किस तरह अनफोल्ड होता है, ये किस तरह हम यहाँ तक पहुंचते पीआई की हैं। प्राइवेटाइजेशन भी काफी तेजी से करने की कोशिश की जा रही है, राब्ते तेज कर जी। दिए गए हैं। वो आप क्या समझते हैं कि कितनी उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से करेंगे या उसमें भी गड़बड़ करेंगे? देखें जी, इनसे तो ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद नहीं है। देखा ना, इन्होंने सारी जिंदगी कोई चीज कभी ट्रांसपेरेंटली नहीं की। और ये जो प्राइवेटाइजेशन भी जो है, ये कोई एब्डिकेशन नहीं होती। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि हुकूमत अदारा नहीं चला सकती, तो हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को कहती है कि भाई तुम अदारा चलाओ। यानी 49% शेयर तो अभी भी हुकूमत की हो। सिर्फ आप उसको, टर्किश एयरलाइन ने भी ये किया था, उनसे हाँ, जब वो सही। नहीं चल रही थी टर्किश एयरलाइन, तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को 51% शेयर दे दिए। सी। तो अगर तो ये ट्रांसपेरेंटली और प्रॉपरली किया जाएगा तो पीआई के लिए अच्छा है कि जो आएगा, जो प्राइवेट सेक्टर आएगा, जो टेक ओवर करेगा, वो ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स करेगा, जहाज लेके आएगा, ठीक है, वो वो फैट ठीक कटिंग है। करेगा, इंप्रूवमेंट करेगा। तो उस लिहाज से तो ठीक है, मगर ये लोग कोई भी चीज ट्रांसपेरेंटली नहीं करते। और अब तक पाकिस्तान में जो एक्सपीरियंस रहा है प्राइवेटाइजेशन का भी, वो अदारे वो ज्यादातर भी लोग मिसमैच है। वो उनकी जमीन के पीछे खराब ही होते हैं, होगा, या हाँ। एसेट के पीछे हाँ, होते हैं, हाँ, या पीआई के केस में रोजवेल्ट होटल के पीछे होते हैं, जो पेरिस में होटल है उसके निगाह हाँ, उधर उनके, होती है, खरीद एयरलाइन रहे होते हैं। ये एक इशू हमारे पास सही बहुत बात। रहा है हमारे अच्छा, यहाँ। आखिर में छोटी छोटी दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ताकि हम टाइम के अंदर अंदर मुकम्मल कर लें। खाकान अब्बासी साहब ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, आप समझते हैं जी। कि कुछ इम्पैक्ट डाल सकेंगे वो, शायद खाकान अब्बासी साहब? वो कोशिश जरूर करेंगे, मगर वो फिर डिपेंड करेगा कि पीटीआई जो है, ये किस तरह मैदान में रहती है। देखें जी, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, और मैं डोंट वांट टू बी पेसिमिस्टिक, मगर पॉलिटिक्स में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और लीडरशिप, टाइमिंग और पार्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप अगर चलो, वो ठीक है। विंडो मिस हो जाए, तो वो उसको रीगेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ठीक है, अजगर खान साहब भी उन्होंने भी मिस किया। जब उन्होंने मार्शल लॉ को सपोर्ट किया तो इरेलीवेंट हो गए, उसके बाद ही नेवर रिकवर्ड। यानी 77 अच्छा, में जो द मोस्ट पॉपुलर लीडर थे ऑपोजिशन की और मूवमेंट में, और वो एक आस्ता आस्ता वो ऑब्सलीट हो गए। तो खत्म वो हो गया। ठीक है। वो बिल्कुल, तो वो डिपेंड करेगा कि पीटीआई अगले चंद माह में, जो पीटीआई के पास चंद माह है, कैसे इसमें पॉलिटिक्स? पीटीआई किस तरह पॉलिटिक्स करती हैं, किस तरह वे फॉरवर्ड है, ठीक, किस तरह रेजिस्टेंस ऑफर ठीक। करती हैं, किस तरह स्टैब्लिशमेंट से डील करती हैं, किस तरह स्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करती हैं, किस तरह जो मैंडेट कॉम ने उनको दिया है उसको किस तरह इन्फोर्स करती हैं।
ये इन्फोर्समेंट ऑफ मैंडेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी, ये भी पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है, इन्फोर्समेंट ऑफ द मैंडेट। लोगों ने तो मैंडेट दे दिया, लोग जो कर सकते थे उन्होंने कर लिया। सी, फैमिलीज, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर बंदे ने जाके मोहर लगा दी है। सी, अब रहबरी का सवाल है, पार्टी ने आगे जाना है, और ये चंद माह है, ये बड़े क्रूशल है। सी, ये ज्यादा देर, इसलिए जो चीफ जस्टिस साहब भी हमारे हैं, काजी साहब, वो टाइम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सी, ये हर जो इस वक्त जो डेस्परेशन है, एक तरफ टाइम गेन करने की कोशिश की है, दूसरी तरफ खौफ राज फैलाने की कोशिश की जा रही है। मगर अब ये चंद माह वेरी क्रूशल, तो इस वक्त जो 8 फरवरी का मैंडेट है, उसकी इन्फोर्समेंट का वक्त है, उसको हमने जामा उसके इम्प्लीमेंटेशन का वक्त है, अमली जामा पहनाना है। तो ये बड़ा क्रिटिकल है। सी, और एज एन एक्टिविस्ट मैं समझता हूं कि ये बहुत क्रिटिकल टाइम फ्रेम है, और इंशाल्लाह हम तो ऑप्टिमिस्टिक ही रहते हैं जी, तो इंशाल्लाह ये बड़ा क्रिटिकल है। और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सेंस शुड प्रिवेल विद इन द एस्टेब्लिशमेंट। देखिए ना, हमने तो आइन और जमहूरियत, आइन और रूल ऑफ लॉ की तरफ जाना है, हर सूरत में जाना है, क्योंकि हमारी बका, हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का, जनरेशन का फ्यूचर पे है। हम तो आइन और कानून की बात कर रहे हैं, हम कोई किसी पर्सनल बालादस्ती के इदारे की बालादस्ती की बात नहीं कर रहे, हम तो आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। तो ये गलती ना हो, और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए जी, और एस्टेब्लिशमेंट को अकल के नाखून लेने चाहिए, और पाकिस्तान को बचाना है तो आइन के साथ लेके हमने चलना है, और रूल ऑफ लॉ के साथ हमने आगे जाना। और उसमें आखिर में सिर्फ ये बता दें, आपने जिक्र किया कि काजी साहब जो है वो टाइम गेन कर रहे हैं, तो काजी साहब के बारे में ये भी खबरें आ रही हैं कि वो एक्सटेंशन भी लेना चाहते हैं। ARY पे भी खबर आई थी। तो आप क्या समझते हैं कि एक्सटेंशन की तरफ उनको बढ़ना चाहिए, एक्सटेंशन देनी चाहिए, या एक्सटेंशन का फिनोमिना जो है वंस फॉर ऑल खत्म? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता जी, एक्सटेंशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देयर इज नो क्वेश्चन। सी, यानी जो चीज ट्रिगर होनी है हफ्तों में, वो दिनों में ट्रिगर हो जाएगी। सी, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त एनीथिंग कैन ट्रिगर अ मैस मूवमेंट, और ईद के बाद वैसे भी कॉल दी हुई है PTI ने। सी, तो इस वक्त एनीथिंग एनीथिंग कैन ट्रिगर अ मैस मूवमेंट जो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। सी, ये और इसके लिए सब तैयार हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी तैयार है इसके लिए, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। सी, एस्टेब्लिशमेंट भी इसके लिए तैयार है, और PTI भी इसके लिए तैयारी कर रही है। तो ये खुदा न खास्ता अगर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ गया, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा डिजास्टर्स होगा, और ये अच्छा ओमन नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, और आइन और कानून की बालादस्ती को एक्सेप्ट करें, कि उसके बगैर कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। यही बात है, सबसे बड़ी बात यही है। इसी के ऊपर हम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड विश पाकिस्तान ग्रेट लक। अल्लाह ताला करम करे, और रूल ऑफ लॉ इज द ओनली आंसर। बिल्कुल। ईद मुबारक जी आप सबको, आपके सुनने वालों को। आपको भी ईद मुबारक, और पेशगी सबको, जो जहां जहां पे भी ईद पढ़ी जा रही है। मैं वस्सलाम भी करता हूँ, वस्सलाम अलैकुम भी मैं कर रहा हूँ, ताकि उसी से क्लोज करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह खुश रखे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।